नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th के जो प्रथम चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रांसीसी क्रांति, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज पार्ट 2 में हम अध्ययन करेंगे कि वहाँ के जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो समाज की स्थिति थी वह क्या थी। आइए उसके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी में उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। सबसे पहले बात करते हैं वहाँ के शासक वर्ग की, जो राजा है उसके बारे में जानते हैं। 1774 ईस्वी में फ्रांस के जो बूर्बो राजवंश है उसकी लुई 16वां राजगद्दी पर बैठता है, राज्यारोहण होता है उसका। और इसकी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है मैरी एंटोनेट, इनसे हुई थी। यह भी बहुत शानो शौकत के साथ में रहने वाली थी, बहुत अकेली ही राजवंश का बहुत सारा खजाना खर्च करती थी। अब राज्यारोहण के समय लुई 16वां के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। सबसे पहली, राजकोष खाली, मतलब उसके पास में ट्रेजरी में, राजकोष में कोई पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्साय के विशाल महलों और राजदरबार का फिजूल खर्च बहुत अधिक हो रहा है। अमेरिका की आज़ादी में ब्रिटेन से युद्ध का खर्च, अमेरिका जो ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए युद्ध करता है, स्वतंत्रता का जो युद्ध करता है उस समय, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों में आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, इस वजह से अमेरिका का सहयोग करता है युद्ध में। और वहाँ पे भी आपको पता है युद्ध में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब इन सब खर्चों को चलाने के लिए राज्य ने जिन बिजनेसमैन से उधार ले रखा था उन सब ने, जो करदाताओं ने क्या कर दिया, सरकार से 10% ब्याज की मांग करने लग गए। और इसके अलावा नियमित खर्चे जैसे सेना का रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है। राजा के सामने क्या समस्या है? ट्रेजरी पहले से खाली है, इसके अलावा उसके सामने इतने सारे खर्चे जो नियमित रेगुलर खर्चे हैं ये और हैं। इसका मतलब राजा संकट में है, आर्थिक रूप से बहुत बड़ा संकट है इसके सामने। और आपको पता है यहाँ पे राज्य की ट्रेजरी में पैसा कहाँ से आने वाला है? टैक्स के माध्यम से। तो अब क्या कर सकता है इस स्थिति में? राजा यही करेगा कि राज्य में नए टैक्स और इम्प्लीमेंट करेगा। तो वो अब नए टैक्स जो लगाएगा उससे पहले वहाँ के जनता की किस तरीके से, समाज जो है वो किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ है, प्रथम स्टेट्स, सेकंड स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। प्रथम स्टेट्स के अंदर पादरी वर्ग आता है, जो गिरजाघर या चर्च के अंदर जो धार्मिक कार्य करने वाले जो लोग हैं वो आते हैं। दूसरे में कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का मतलब राजा के जितने भी रिश्तेदार हैं वो, इसके अलावा जितने भी सामंत वगैरह हैं वो, और राज दरबार में उच्च पदों पर जो वर्ग बैठा हुआ है ये सारा आता है कुलीन वर्ग में। इसके बाद तृतीय स्टेट्स के अंदर बड़े व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, अदालती कर्मचारी हैं, वकील हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये सारे इसमें तृतीय स्टेट्स के अंदर आते हैं। प्रथम स्टेट्स और सेकंड स्टेट्स के जो लोग हैं ये संख्या में केवल 10% है, और तृतीय स्टेट्स की जो आबादी है वो लगभग 90% है। इसके बावजूद भी जो संसाधन है, जो भूमि है, उसमें 60% भूमि इन दोनों वर्गों के पास में है। बाकी जो 40% बच गई, इनमें ये जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, इनके पास में, किसानों के पास में बहुत कम भूमि है। लेकिन इन दोनों को, प्रथम और सेकंड स्टेट्स को जन्म के साथ ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन तृतीय स्टेट्स को ऐसा कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। राज्य का जितना भी खर्चा है, जितने भी टैक्सेस हैं, सारे तृतीय स्टेट्स को पे करने होते हैं। ये दोनों संपन्न वर्ग होने के बावजूद भी राज्य को कोई टैक्स नहीं देते हैं। ये बहुत असमानता है इन दोनों के अंदर। अब प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट्स को ये जो विशेषाधिकार प्राप्त है, और तृतीय स्टेट्स को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अब बात करते हैं कि इनको कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट्स को सबसे बड़ा विशेषाधिकार तो यह है कि प्रत्यक्ष करों में छूट है। इनको राज्य को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। जबकि आप सोच रहे हैं इनकी आबादी कम है,
लेकिन इनकी जो संपत्ति है वो बहुत अधिक है। अकेले 60% भूमि पर साम्राज्य है इनका, मतलब अधिकृत है, इनके पास में है। चर्च भी किसानों से टाइथ मतलब धार्मिक कर लेता है, और चर्च एक तो टैक्स तो देता नहीं है, इसके अलावा किसानों से जो पहले राज्य को भी कर दे रहा है, उसके बावजूद चर्च को भी उसे कर देना पड़ रहा है। सामंत किसानों से भी सामंती कर वसूल करेंगे, और सामंत जो लोग हैं जो द्वितीय स्टेट्स में आते हैं, यह भी किसानों से अलग से एक सामंती कर और वसूल करते हैं। इसके अलावा उच्च पदों पर एकाधिकार, अपने राज्य के जितने भी उच्च पद हैं उन पदों पर इन्हीं की नियुक्ति होगी, ये इनके विशेषाधिकार हैं। और तृतीय स्टेट्स जिसको कोई अधिकार नहीं है, विशेषाधिकार नहीं है, उनको क्या करना है, उनको नौकर अपने स्वामी की सेवा करेगा, किसान अपने सामंत के घर और खेतों में काम करेगा, सैन्य सेवाएं सड़क निर्माण में सहयोग के लिए बाध्य थे, और नमक और तंबाकू पर भी अप्रत्यक्ष कर। इस तरीके से इनके ऊपर काम का बोझ और दूसरा अनेक प्रकार के टैक्स इन्हीं पे लगे हुए थे। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तृतीय स्टेट्स का एक गरीब किसान मान लीजिए ये है, और यहाँ पर प्रथम और सेकंड स्टेट्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि प्रथम स्टेट्स और सेकंड स्टेट्स की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनका जो बोझा है वो पूरा कौन उठाता है, तृतीय स्टेट्स। इसका मतलब जितने भी खर्चे होते हैं सारे टैक्स के रूप में तृतीय स्टेट्स पे करता है। अब राजा के सामने आर्थिक संकट है तो अब उसे क्या करना चाहिए, टैक्स और लगाएगा। तो अब और टैक्स लगाएगा तो आगे क्या होगा वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस नेक्स्ट वीडियो से पहले जाने से पहले मैं आपको कुछ नए वर्ड्स जो इस चैप्टर में आने वाले हैं या आ गए तो उनके बारे में जान लेते हैं। लिवरे, लिवरे फ्रांस की एक मुद्रा है जो 1794 में समाप्त कर दी गई। स्टेट्स जो अभी अपन पढ़ रहे थे, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली जो श्रेणी है ये कहलाती है स्टेट्स। कुलीन वर्ग, सत्ता में जो उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का जो समूह है वह कहलाता है कुलीन वर्ग। पादरी वर्ग, चर्च में विशेष कार्यों करने वाले जो व्यक्तियों का जो समूह है वह कहलाता है पादरी वर्ग। टाइल, राज्यों को अदा किए जाने वाला जो डायरेक्ट टैक्स है वह कहलाता है टाइल। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला जो धार्मिक कर है वो टाइद कहलाता है, और ये किसान अपनी उपज का 1/10 भाग पे करता था। जीविका संकट, ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जो न्यूनतम साधन भी उसके पास नहीं हो तो उसके सामने क्या जाता है, जीविका संकट, या इसी को कहते हैं जीविका संकट। अब इतने सारे तृतीय स्टेट्स का व्यक्ति टैक्स पे करता है तो फिर वो अपना जीवन कैसे जीता है, क्योंकि उसके सामने तो हमेशा ही जीवन संकट रहता है। तो जीविका संकट के बारे में अपन अगले वीडियो में देखेंगे।